T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद शो के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में तीन बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे और ये तीन बड़ी खबरें दोस्तों अलग अलग जगह से आ रही है। पहली खबर है कि शुभांशु शुक्ला का एक्सियोम 4 मिशन अब एग्जीक्यूट हो चुका है। इसका रॉकेट प्रॉपर तरीके से लॉन्च हो चुका है। इसके अंदर क्या कुछ बातें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके बाद में चलेंगे चाइना के अंदर, जहाँ दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया अजित डोवाल वहाँ पर मौजूद हैं और वो वहाँ पर क्यों मौजूद हैं इसके बारे में जानेंगे। खबरों के अंत में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से आपने B-2 बॉम्बर, जो कि अमेरिका मेड स्टेल्थ बॉम्बर है, उसका इस्तेमाल तेहरान के ऊपर होते हुए खतरनाक तरीके से देखा, उसके ऊपर दोस्तों अब चाइना ने अपना H-20 बॉम्बर बना रखा है। और ये H-20 बॉम्बर की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी चाइना को एक इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन ने बेची थी, उसके बारे में दोस्तों आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आप खबरों के अंत तक, यानी कि इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अब दोस्तों अपन पहली खबर की ओर चलते हैं। पहली खबर की ओर रुख करते हैं तो देखने को मिलता है कि एक्सियोम 4 मिशन, जो कि एक प्राइवेट मिशन है, इसको एक्सियोम नाम की एक कंपनी लॉन्च कर रही है। और इसके अंदर दोस्तों जो रॉकेट इस्तेमाल किया जा रहा है वो स्पेसएक्स का रॉकेट है, यानी कि ये मिशन पूरा का पूरा एक प्राइवेट मिशन है। इसके अंदर स्पेसएक्स इन्वॉल्व है, इसके अंदर एक्सियोम कंपनी इन्वॉल्व है। और स्पेसएक्स का दोस्तों यहाँ पर एक रॉकेट इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका नाम है फैल्कन 9 ब्लॉक 5 का रॉकेट है। अब दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है, हुआ यह है कि इसके अंदर 6 बार ये मिशन पोस्टपोन्ड हुआ है। हालांकि ये मिशन जो है 24 मई 2025 को लॉन्च हो जाना चाहिए था, यानी कि रॉकेट जो है 24 मई 2025 को लॉन्च हो जाना चाहिए था। लेकिन इसके अंदर कई खराबियां देखने को मिली और इसको 6 बार पोस्टपोन्ड कर दिया गया, 6 बार स्थगित कर दिया गया। और फाइनली 25 जून 2025 को इस रॉकेट को अमेरिका के फ्लोरिडा ईस्ट कोस्ट से लॉन्च कर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पर बात ही निकल कर आती है, जब ये 6 बार पोस्टपोन्ड किया गया तो इसके अंदर अलग अलग समस्याएं आ रही है। कुछ समस्याएं थी वेदर से रिलेटेड, यानी कि मौसम से रिलेटेड, कुछ समस्याएं थी टेक्निकल समस्याएं थी, यानी कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे थे, कुछ टेक्निकल समस्याएं आ रही थी। और सबसे मेजर समस्या थी दोस्तों लिक्विड ऑक्सीजन की लीक की समस्या। इसके अंदर एक इंजन होता है जिसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन भरी जाती है और उसकी लीक की समस्या बताई जा रही थी। शुरुआत में कहा जा रहा था कि ये जो समस्या है काफ़ी माइनर है और इसको लेकर उड़ा जा सकता है। इसके अंदर थोड़ी सी जो इंजन है उसको थोड़ा सा रिपेयर किया जा सकता है और फिर उसके बाद में इसको लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद में जब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने रिसर्च की और यहाँ पर इसको रिपोर्ट करा तो देखने को मिला यहाँ पर कि ये समस्या ऊपर जाके मेजर रूप धारण कर सकती है और एक डिजास्टर जैसा कॉज हो सकता है। यहाँ पर डिजास्टर जैसी सिचुएशन पहले स्टेप के अंदर बन सकती है, इसलिए उस इंजन को पहले ही रिप्लेस कर दिया गया। तो इस वजह से ये जो मिशन है एक्सियोम 4 मिशन है, ये थोड़ा सा लेट हो गया, ये थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन दोस्तों अगर अपन आगे चलते हैं तो देखने को मिलता है कि मिशन जाएगा कहाँ। दोस्तों ये मिशन जो क्रू मेंबर्स इसके अंदर है, इसके अंदर 4 क्रू मेंबर्स हैं, उनके भी अपन बारे में बात करेंगे। लेकिन ये मिशन इन 4 क्रू मेंबर्स को दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर लेके जाएगा, जहाँ पर दुनिया भर के खूब सारे एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर वो काम करते रहते हैं। अब यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जाकर ये अलग अलग काम करेंगे, जिसके अंदर से खूब सारे रिसर्च वाला काम ये शामिल है। इसी के साथ साथ अगर अपन यहाँ पर ये देखते हैं कि आखिर कौन से 4 क्रू मेंबर्स इसके अंदर शामिल हैं, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले है पैगी विटसन, जो कि कमांडर है इस मिशन के और वो आते हैं यूएसए से। उसके बाद में आते हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो कि पायलट हैं और ये आते हैं दोस्तों इंडिया से। इसके बाद में आते हैं दोस्तों स्लाउजी युजनान्स्की, ये हैं मिशन स्पेशलिस्ट पोलैंड से। और फिर आते हैं टाइबर कपू, ये भी मिशन स्पेशलिस्ट हैं, ये आते हैं हंगरी से। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर ये चारों के चारों क्रू मेंबर्स जाएंगे और वहाँ पर अलग अलग काम करेंगे। इन कामों में से दोस्तों एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही नया काम सामने आ रहा है और वो काम इंडिया, पोलैंड और हंगरी के अंदर एग्जीक्यूट किया जाएगा।
होगा ये कि यहाँ पर जो क्रू मेंबर्स जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच जाएंगे तभी अपना रिसर्च का काम तो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ जीरो ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करेंगे और साथ साथ एक लाइव सेशन लेंगे इंडिया के अंदर बैठे स्टूडेंट्स के साथ, हंगरी के अंदर बैठे स्टूडेंट्स के साथ और पोलैंड के अंदर बैठे स्टूडेंट्स के साथ। तो एक नया मिशन होगा, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जिसके अंदर इंडिया प्रॉपर तरीके से लिंक्ड है। इसके अंदर बार बार मीडिया रिपोर्ट्स दिखते हैं तो देखने को मिलता है कि शुभांशु शुक्ला की अच्छी खासी ब्रांडिंग की जा रही है। तो शुभांशु शुक्ला दोस्तों ग्रुप कैप्टन है और इंडियन एयरफोर्स से आते हैं। इंडियन एयरफोर्स का इनको एक बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इतना ही नहीं, सुखोई 57 जैसे विमानों को, फाइटर जेट्स को इनका एक बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से इनको उड़ाना आता है। 2000 घंटों से भी ज़्यादा इनका टाइम है और उससे भी बहुत ज़्यादा तरीके से इनको चीज़ें उड़ानी आती है। खास कर तो रशियन फाइटर जेट्स इनको बहुत ही अच्छी तरीके से उड़ाने आते हैं। इसके साथ साथ ये देखने को मिलता है कि इसरो का एक प्रोग्राम है गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, जिसके अंदर शुभांशु शुक्ला एनरोल्ड है। और ये प्रोग्राम क्या बताता है? ये प्रोग्राम दोस्तों बताता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस कराने के लिए जब आम जनता को इस्तेमाल किया जाएगा, आम जनता को ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कराई जाएगी, तब इसरो किस तरीके से भूमिका निभाएगा उसके अंदर भी शुभांशु शुक्ला एनरोल्ड है। और शुभांशु शुक्ला का जो एक्सियम 4 मिशन के तहत जो एक्सपीरियंस वो लेंगे उसका एक्सपीरियंस दोस्तों यहाँ पर भी काम आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 41 साल के इंतजार के बाद अब भारत को एक नया मौका मिला है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने का। इससे पहले 1984 के अंदर राकेश शर्मा गए थे और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर अलग अलग काम किया था। लेकिन अब डायरेक्ट मौका आता है 2025 के अंदर, जून 2025 के अंदर शुभांशु शुक्ला का, और अब ये वहाँ पर जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर अपन दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो दोस्तों अगली खबर किससे रिलेटेड है? अगली खबर है चाइना से रिलेटेड। और चाइना से आती है खबर कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया जो कि अजित डोवाल है वो चाइना जाते हैं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं। और वो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लीजिए आखिर वो जाते क्यों हैं। देखिए आने वाले कुछ समय बाद शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक समिट चाइना के बीजिंग में होने वाला है, जिसके अंदर व्लादिमीर पुतिन भी जाएंगे, जिसके अंदर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो वहाँ पर मौजूद रहेंगे ही रहेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी आएंगे और जितने भी एससीओ ग्रुप के जितने भी मेंबरिंग कंट्रीज़ हैं इन सबके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। अब यहाँ पर मेन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर होंगे तब क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे या नहीं होंगे? इसके ऊपर कई कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले एससीओ समिट 2024 के अंदर पाकिस्तान ने होस्ट किया था, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए थे और उनकी जगह एस जयशंकर गए थे जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। अब सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसके बारे में आगे जब क्लैरिटी आएगी तब हम तर्कवाद के जरिए आपको बताएंगे। लेकिन अभी इस वक्त वहाँ पर एनएसए अजित डोवाल गए हुए हैं और एनएसए अजित डोवाल ने वहाँ पर दोस्तों 2 लोगों से मीटिंग करी है। पहले है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने क्लियर तरीके से कह दिया कि आपके जितने भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं पाकिस्तान या फिर टेररिज्म से रिलेटेड, उनसे आप प्लीज़ निजात पा लीजिए। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाले हैं। और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी काफ़ी प्यारी प्यारी बातें ट्विटर के ऊपर यानी कि एक्स के ऊपर भारत के बारे में लिखी है, जिसके अंदर से सबसे बड़ी कॉमन बात है जो हर बार कहता है कि 2 हाथी जब नाचते हैं तब बहुत ही अच्छा आउटकम निकल कर आता है। यानी कि वो इंडिया को भी एक हाथी बताते हैं और खुद को भी हाथी बताते हैं, जिसकी एक बड़ी इकोनॉमी है और बड़ी पॉपुलेशन है। वो कहते हैं कि जब ये 2 हाथी नाचते हैं तब एक बढ़िया आउटकम निकल कर आता है। लेकिन दोस्तों जब परिस्थिति आती है देखने की और चाइना को चेक करने की, तब चाइना का पता चलता है कि चाइना कभी भी भारत का साथ देता ही नहीं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्या कुछ चीज़ें पता चली आप सबको पता है कि चाइना ने किसका साथ दिया? चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तानी टेररिस्ट जो चाइना भारत के अंदर आकर पहलगाम अटैक को अंजाम दे रहे थे, उनके पास जो मोबाइल फोन्स मिले थे वो भी चाइनीज मेड थे, जिनको चाइना ने बनाना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी उनके पास वो मौजूद थे। तो आपको देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से चाइना डबल स्टैंडर्ड चलता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या भारत के अंदर अब इसको लेकर एक नई भावना निकल कर आती है या नहीं आती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना विजिट करते हैं या नहीं करते हैं? इस बीच एनएसए अजित डोवाल ने यहाँ पर रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी सेक्रेटरी से भी मीटिंग करी और उन्होंने कई चीज़ों के बारे में बात करने की यहाँ पर कोशिश की और उनको कई चीज़ों के बारे में उनको आगाह करा। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि रशिया भी यहाँ पर आएगा। बताया जा रहा है कि ये जो समिट होएगा इसके अंदर रशिया भी यानी कि व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ पर जाएंगे, चाइना के अंदर जाएंगे और चाइना के अंदर जाकर बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से हम आगे चीज़ों को ले जा सकते हैं, किस तरीके से एससीओ को आगे ले जा सकते हैं। इसके अंदर देखने को मिलता है कि व्लादिमीर पुतिन का एक स्टेटमेंट है। व्लादिमीर पुतिन एक स्टेटमेंट में कहते हैं कि रशिया इंडिया के साथ मिलकर एक लॉन्ग टर्म कॉपरेशन प्लान कर रहा है, उसको साइन करने का प्लान कर रहा है, जिसके अंदर सारी चीज़ें
उसके अंदर एनर्जी भी है, डिफेंस भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, ऑयल भी है, सब कुछ है और वो रशिया प्लान कर रहा है। अब दोस्तों अगर भारत इसके अंदर जाता है तो देखने को मिल सकता है कि जिस तरीके से दुनिया के लीडर्स को अगर अपन फ्रेम करते हैं इसके अंदर, तो देखने को मिलता है एक व्लादिमीर पुतिन, दूसरा आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं शी जिनपिंग, फिर आ जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब इसके अंदर एससीओ के अंदर डोनाल्ड ट्रंप तो है नहीं, यानी कि यूएस है नहीं, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप को काउंटर करना है या फिर डोनाल्ड ट्रंप की रिसेंट एक्टिविटीज़ को अपन देखते हैं तो देखने को मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो हरकतें हैं दोस्तों वो वर्ल्ड लीडर से मैच नहीं खाती हैं। वो कभी बोलते कुछ है, करते कुछ है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के राज में दो अचानक से जंगें शुरू हो गई। पहले थी इंडिया और पाकिस्तान की जंग। इंडिया और पाकिस्तान की जंग में अचानक से सीजफायर हो जाता है और सीजफायर होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप उसको क्लेम कर देते हैं कि सीजफायर होने वाला है। इसके बाद में ईरान और इजराइल की वॉर होती है। ईरान और इजराइल की वॉर चलती है। ईरान और इजराइल की वॉर के अंदर भी अचानक से सीजफायर हो जाता है और सीजफायर होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर देते हैं कि मैंने सीजफायर कराया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पहले तो कहते हैं कि आतंकवाद को मिटा देना चाहिए, फिर आतंकवाद के साथ आके खड़े हो जाते हैं। पहले एक समय पर वो पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट किया करते थे और कहते थे कि पाकिस्तान बेकार है, पाकिस्तान बेकार है, पाकिस्तान बेकार है। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार को कन्विंस कर रहे हैं कि आप मेरे क्रिप्टो करेंसी फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए और 17,000 करोड़ ला के इन्वेस्ट कीजिए, मैं आपको खुश कर दूंगा। और पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर है उसको लंच पे बुला रहे हैं। पाकिस्तान के आसिम मुनीर को कह रहे हैं कि आप मेरे को नोबेल प्राइज से सम्मानित कर दीजिए या फिर आप मेरे को रिकमेंड कर दीजिए, आगे नॉमिनेट कर दीजिए। इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ बिहेवियर कर रहे हैं। इससे पहले ईरान के लिए डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि ईरान के अंदर मैं रिजीम चेंज कर दूंगा, ईरान को मैं डीन्यूक्लियराइज कर दूंगा। ईरान के साथ जंग हुई, अचानक से सीजफायर हो गई। ना तो ईरान के अंदर रिजीम चेंज हुई है, ना ही ईरान के अंदर ईरान डीन्यूक्लियराइज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टैंड्स है वो डबल स्टैंडर्ड्स की ओर जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि यानी कि बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल नेता है, अनप्रेडिक्टेबल लीडर है। कोई कुछ नहीं समझ सकता कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर कल को क्या करने वाले हैं। इस बीच व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक घड़ी आकर खड़ी हो जाती है कि अब आप दुनिया को किस तरीके से देखते हैं और आपके बीच जो कोलैबोरेशन होता है इसको दुनिया किस तरीके से देखती है। क्योंकि इन तीनों लीडर्स का जो कोलैबोरेशन होगा वो शायद अमेरिका के ऊपर भारी पड़ सकता है। और आने वाले समय में जब एससीओ समिट होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जाते हैं, चाइना जाते हैं और फोटो सामने आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, शी जिनपिंग की और व्लादिमीर पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप के एरा के अंदर, तब वो कंपैरिजन के अंदर जब तराजू बैठेगा तब एससीओ यानी कि जो आरआईसी है, रशिया, इंडिया और चाइना का जो आरआईसी जिस तराजू के ऊपर रहेगा वो तराजू नीचे की तरफ आ जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप का जो तराजू का हिस्सा होगा वो हल्का हो जाएगा। अब देखने वाली बात यही है और आखिर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर होता क्या है। इसके बाद में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर आप खबरों के अंत तक बने रहेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से B2 बॉम्बर ने जब ईरान के अंदर तबाही मचाई थी। B2 बॉम्बर की रील्स खूब ज़्यादा मात्रा में कट कर वायरल हो रही थी और B2 बॉम्बर बड़ा ही फेमस हो रहा था। तो दोस्तों इसके अंदर बात ही निकल कर आती है कि B2 बॉम्बर जो है वो तो बड़ा ही क्या कहते हैं पॉपुलराइज हो चुका है, फेमस हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि B2 बॉम्बर क्या सिर्फ अमेरिका के पास ही है? क्या ऐसे स्टेल्थ पावर वाला बॉम्बर अमेरिका के पास ही है? देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आखिर स्टेल्थ पावर होती क्या है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती क्या है। देखिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो होती है जो किसी बॉम्बर या फिर एयरक्राफ्ट या फिर फाइटर जेट के अंदर जब लगा दी जाती है, इंस्टॉल करा दी जाती है, तब वो फाइटर जेट, तब वो हवा में उड़ने वाली चीज़ किसी भी रडार में कैच ही नहीं होती है। चाहे वो किसी भी के भी एयर स्पेस में घुस जाए, चाहे वो कुछ भी कर दे, वो किसी के भी एयर स्पेस के अंदर आती है और ट्रैक ही नहीं की जा सकती है। यानी कि कोई भी रडार उसको कैच ही नहीं कर सकता और B2 बॉम्बर के अंदर यही खासियत है। अब बताया जा रहा है कि चाइना के पास भी H-20 नाम का फाइटर जेट है, माफ़ कीजिएगा H-20 नाम का एक बॉम्बर है जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने आ रही है। और अब यही बताया जा रहा है कि इसके पास जो स्टेल्थ पावर आई थी वो इसके पास यूं ही नहीं आ गई थी। इसके पास जो स्टेल्थ पावर आई थी वो कहीं ना कहीं से चुरा कर आई थी। और दोस्तों वो चोर कौन था? वो चोर था दोस्तों इंडिया और इंडियन ओरिजिन का एक अमेरिकन नागरिक जिसका नाम है नौशिर गवाडिया। नौशिर गवाडिया दोस्तों 1944 के अंदर मुंबई, उस वक्त के बॉम्बे में पैदा हुआ था। उसके बाद 1960s के अंदर ही अमेरिका चल जाता है और अमेरिका जाने के बाद एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की एक हायर एजुकेशन लेता है। इसके बाद में दोस्तों इसकी नौकरी लग जाती है नॉर्थरॉप ग्रूमैन कंपनी के अंदर। और ये नॉर्थरॉप ग्रूमैन कंपनी दोस्तों उस वक्त B2 बॉम्बर को बनाने का प्लान कर रही थी। बताया जाता है कि 1981 के शुरुआत के अंदर प्रोग्राम इनिशिएट कर दिया जाता है और इसके अंदर नौशिर गवाडिया भी हिस्सा थे। नौशिर गवाडिया का मेन काम दोस्तों था कि किस तरीके से किसी एयरक्राफ्ट को, किसी फाइटर जेट को, किसी बॉम्बर को, किसी भी हवा में उड़ने वाली चीज़ को एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी किस तरीके से दी जा सकती है, ये उनका मेन काम था। यानी कि जो जिस काम के लिए, जिस टेक्नोलॉजी के लिए ये B2 बॉम्बर फेमस है, उसी टेक्नोलॉजी का काम
नौशेर गोवाडिया को मिला हुआ था और नौशेर गोवाडिया दोस्तों इसको बड़ी भूमिका तरीके से निभाते भी हैं। इसके बाद दोस्तों जब आने वाला समय आता है, आगे बढ़ते हैं, तब धीरे धीरे करके नौशेर गोवाडिया रिटायर हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि नौशेर को खूब सारी समस्याएं थी। नौशेर को बताया जाता है कि अलग अलग नाम की समस्याएं थी, लेकिन इन चीज़ों को जैसे कि उनको कोई रेयर ब्लड डिजीज़ थी, इस तरीके से चीज़ें थी। लेकिन कुछ कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उनको कोई ना कोई कर्जा हो गया था, जिसके कारण ये साल 2000 के अंदर लगातार चाइना की ट्रिप्स कर रहे थे। और चाइना की ट्रिप करने के दौरान इनकी मुलाकात चाइना में किसी बड़े ऑफिशियल से होती है और ये वहाँ पर जाकर डील करते हैं कि वो चाइना को अमेरिकन मेड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी देंगे जो कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर के अंदर मौजूद है। उस वक्त ये अमेरिका के साथ एक बड़ी डील कर लेते हैं, काफ़ी सारा पैसा ले लेते हैं। बताया जाता है कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कि हवाई के एक आइलैंड के अंदर, मौई आइलैंड के अंदर इनके कुछ बड़े बड़े विलास थे, जिनको FBI ने बाद में पकड़ लिया था और फिर देखने को मिला था कि किस तरीके से नौशेर गोवाडिया की FBI ने इंक्वायरी की थी, अरेस्ट किया था और इनसे सवाल जवाब किए थे। सवाल जवाब करने के बाद ये पता चला था कि नौशेर गोवाडिया काफ़ी इस मामलों में संदिग्ध आरोपी थे और उन्होंने खूब सारी टेक्नोलॉजी चाइना को बेच दी थी। इसके अंदर B-2 बॉम्बर की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में मौजूद थी। इस दौरान दोस्तों जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और जब वो साबित हो गए थे तो साल 2010 के अंदर उनको जेल कर दी गई थी और 32 साल की सज़ा सुना दी गई थी। इस वक्त नौशेर गोवाडिया जेल के अंदर बैठे हैं, अमेरिका की किसी जेल के अंदर हैं और देख रहे हैं कि B-2 बॉम्बर किस तरीके से तेहरान में बॉम्बिंग कर आया है। आपकी क्या राय है दोस्तों हमारे इन तमाम खबरों को लेके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत, तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।